हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी इंग्लिश लिटरेचर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर पे। तो द टेम्पेस्ट एक प्ले है जिसको कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा था और इसको उन्होंने अराउंड 1610 टू 1611 में लिखा था और फर्स्ट परफॉर्म्ड इसको किया गया था 1611 में। और इसको विलियम शेक्सपियर का लास्ट सोलो प्ले भी कंसिडर्ड किया जाता है। इसके बाद विलियम शेक्सपियर ने थिएटर को छोड़ दिया था। तो शेक्सपियर का रोमांटिक प्ले इस प्ले को माना जाता है, जो कि ना ही ट्रेजेडी होती है और ना ही कॉमेडी होती है। तो ऐसे प्ले को ट्रेजिक कॉमेडी भी कहते हैं। तो शेक्सपियर ने इस नाटक में जादू, बदला, प्रेम और क्षमा की कहानी को एक रहस्यमयी द्वीप पर, जहाँ पे कि जहाज डूबने और जीवित रहने की घटनाओं के माध्यम से दिखाया हुआ है। अब इस प्ले की सेटिंग को देख लेते हैं। तो इस प्ले की सेटिंग रखी गई है एक दूर दराज और एक मैजिकल आइसलैंड है। यहाँ पे इस प्ले की सेटिंग को रखा गया है समुद्र के बीच में। और ये जो आइसलैंड है, इस पे स्पिरिट, मैजिकल क्रिएचर्स और मिस्टीरियस पावर्स काम करती है और इन सबको कंट्रोल किया जाता है प्रोस्पेरो के द्वारा। प्रोस्पेरो इस प्ले का सेंट्रल कैरेक्टर है। तो चलो अब हम कैरेक्टर्स को भी देखते हैं ताकि हमें प्ले और भी आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ प्ले एंड द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान, अ पावरफुल मैजिशियन। तो प्रोस्पेरो जो मिलान होता है वहाँ का असली राजा होता है और ये एक पावरफुल मैजिशियन होता है। फिर आती है मिरांडा। तो मिरांडा प्रोस्पेरो की बेटी है जो कि बहुत ही दयालु है और बहुत ही मासूम है। फिर आता है एरियल। एरियल एक स्पिरिट है और ये प्रोस्पेरो का सर्वेंट है जो कि प्रोस्पेरो की मदद करता है मैजिक करने में। फिर आता है कालिबन। तो कालिबन एक चुड़ैल का बेटा है और ये जंगली है लेकिन बहुत चालू है। फिर आता है एंटोनियो। तो एंटोनियो प्रोस्पेरो का भाई है और इसी ने अपने भाई प्रोस्पेरो को धोखा दिया, उसके साथ विश्वासघात करके उससे थ्रोन को छीन लिया। फिर आता है अलोंजो। एलोंजो है किंग ऑफ नेपल्स। तो एलोंजो नेपल्स का राजा है जो कि इस एंटोनियो की मदद करता है प्रोस्पेरो से थ्रोन छीनने में। फिर आता है फर्डिनेंड। तो फर्डिनेंड है एलोंजो का बेटा और ये मिरांडा से प्रेम करता है। फिर आता है सेबेस्टियन जो कि एलोंजो का भाई है और बिल्कुल ही चाल चलने में ये माहिर है। फिर आते हैं ट्रिंकलो और स्टीफनो। तो इन दोनों को कॉमिक कैरेक्टर में रखा गया है और एज अ सर्वेंट रखा गया है। तो इतने इस प्ले में मेन कैरेक्टर्स हैं और अगर आप इन कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो प्ले आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। थीम्स इस प्ले की है फॉरगिवनेस ओवर रिवेंज, पावर एंड अथॉरिटी, मैजिक वर्सेस ह्यूमैनिटी, फ्रीडम एंड स्लेवरी एंड कॉलोनियलिज्म। प्ले द टेम्पेस्ट की स्टार्टिंग होती है समुद्र में आए एक भयानक तूफान से, जहाँ पे कि कुछ लोग समुद्र में जहाज पे सवार होते हैं। ये लोग हैं एलोंजो, फर्डिनेंड, एंटोनियो, सेबेस्टियन, गोंजालो और अन्य दरबारी, नाविक और बोट्सवैन। तो तूफान इतना तेज होता है कि जो जहाज होती है वो डगमगाने लगती है, हिलने लगती है। तो जो नाविक होते हैं वो जहाज को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो दरबारी होते हैं वो घबरा जाते हैं और वो नाविकों को दोष देने लगते हैं। तो बोट्सवैन गुस्से में कहता है कि तूफान राजा और ड्यूक का सम्मान नहीं करता। वो कुछ भी नहीं देखता है कि कौन राजा है और कौन प्रजा है। तो अंत में जहाज़ डूबता हुआ इनको फील होता है और ये सब लोग मानते हैं कि ये सब मर चुके हैं। जो ये तूफ़ान होता है ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं होता है, बल्कि ये प्रोस्पेरो ने सारा क्रिएट किया हुआ होता है एरियल की मदद से। जैसे कि कैरेक्टर में हमने बताया कि एरियल एक स्पिरिट है और जो प्रोस्पेरो है वो मैजिक जानता है। तो ये सब चीज़ें क्रिएट करता है प्रोस्पेरो और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति मरता नहीं है, बल्कि जो प्रोस्पेरो होता है वो सबको द्वीप पर लाना चाहता है। तूफान के बाद का जो सीन होता है वो द्वीप पर आता है, जहाँ पे कि प्रोस्पेरो वो अपनी बेटी मिरांडा को अपना पास्ट बता रहा है कि वो मिलान का असली ड्यूक था और उसके भाई एंटोनियो ने उसको धोखा दिया था और उससे थ्रोन छीन लिया था। तो एंटोनियो पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता था प्रोस्पेरो और वो जादू और किताबों में डूबा रहता था। तो उसने जो अपना कार्यभार था वो एंटोनियो को दिया हुआ होता था। तो इसी कारण जो एंटोनियो होता है उसको मौका मिल जाता है अपने भाई से विश्वासघात करने का। तो एंटोनियो ने नेपल्स के राजा एलोंजो की मदद से प्रोस्पेरो से थ्रोन छीन लिया। अब प्रोस्पेरो और उसकी 3 साल की बेटी मिरांडा
ये एक टूटी नाव में समुद्र में छोड़ दिए जाते हैं ताकि वो दोनों मर जाएं। लेकिन जो गोंजालो होता है वो एक नेक दरबारी होता है, ऑनेस्ट होता है अपने जो रियल ड्यूक हैं प्रोस्पेरो उसके लिए। तो उसने चोरी से उन दोनों को खाना दिया, कपड़े दिए और प्रोस्पेरो की जादुई किताबें दी। ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है प्रोस्पेरो को, जो उसकी आगे की मैजिक की जर्नी होती है। तो इस चीज़ में गोंजालो ने इन दोनों की बहुत मदद की। अब प्रोस्पेरो और मिरांडा एक मिस्टीरियस आइसलैंड पे पहुंच जाते हैं और प्रोस्पेरो अपने मैजिक से इस आइसलैंड का रूलर बन जाता है। ये इस आइसलैंड पे रूल करता है और द्वीप पर एरियल, जो कि स्पिरिट ऑफ एयर है, वो भी इसी के साथ यहाँ पे रहता है। तो एरियल को चुड़ैल साइकोरेक्स ने एक पेड़ में कैद कर दिया था और प्रोस्पेरो ने उसे आज़ाद किया, इसलिए एरियल उसकी सेवा करता है। इस आइसलैंड पे कैलिबन भी रहता है, जो कि साइकोरेक्स का पुत्र है। कैलिबन ये मानता है कि ये आइसलैंड उसी का है। जब कैलिबन मिरांडा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो प्रोस्पेरो उसे अपना गुलाम बना देता है। अब क्या होता है, तूफान के बाद सभी लोग सुरक्षित द्वीप पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सब लोग अलग अलग समूहों में बंट जाते हैं। तो एलेंजो को लगता है कि उसका बेटा फर्डिनेंड मर चुका है, लेकिन फर्डिनेंड जीवित है, लेकिन वो बिल्कुल ही अकेला है। अब एंटोनियो और सेबेस्टियन ये दोनों फिर से षड्यंत्र रचने लगते हैं और प्रोस्पेरो ये सब कुछ चुपचाप से देख रहा होता है। फिर इसके बाद फर्डिनेंड की मुलाकात होती है मिरांडा से और इन दोनों को पहली नज़र में ही एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। मिरांडा ने अपने पिता और कैलिबन के अलावा कभी भी किसी दूसरे पुरुष को नहीं देखा था। प्रोस्पेरो होता है, जब उसको पता लगता है कि उसकी बेटी फर्डिनेंड से प्रेम करती है तो वो जानबूझकर इन दोनों के प्रेम का विरोध करता है और फर्डिनेंड से कठिन काम करवाता है ताकि जो उसका प्रेम है उसकी सच्चाई परखी जा सके। तो प्रोस्पेरो बहुत ही समझदार होता है, वो ये देखना चाहता था कि फर्डिनेंड सच में उसकी बेटी से सच्चा प्यार करता है या वो ऐसे ही उसको बुद्धू बना रहा है या कोई चाल चल रहा है। ये एंटोनियो जो कि विलन है, वो सेबेस्टियन को राजा एलोंजो की हत्या के लिए उकसाता है। एंटोनियो का पेट नहीं भरा अपने भाई प्रोस्पेरो को धोखा देके, अब वो सेबेस्टियन को भड़काता है कि वो नेपल्स के राजा एलोंजो की हत्या कर दे और खुद वो राजा बन जाए। लेकिन ऐन समय पर जो एरियल होता है, जो स्पिरिट होती है, वो एलोंजो को जगा देता है और ये षड्यंत्र विफल हो जाता है। तो एंटोनियो यहाँ पे जो है फेल हो जाता है, उसका जो षड्यंत्र होता है वो सफल नहीं हो पाता है। अब कैलिबान स्टेफनो और ट्रिंकलो की मदद से प्रोस्पेरो को मारने का प्लान बनाता है, लेकिन उसका जो ये साजिश होती है, उसका ये जो पूरा जाल होता है, ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण होता है और ये इसमें असफल हो जाता है। वो उसको नहीं मार पाता है, प्रोस्पेरो को नहीं मार पाता है। प्रोस्पेरो को सब पता लग चुका होता है कि कौन धोखेबाज है और कौन ईमानदार है। तो प्रोस्पेरो इस प्रकार से सबका सामना करता है, लेकिन वो बदला लेने के बजाय इन सभी को माफ़ कर देता है। इस दिन से वो जादू भी छोड़ देता है, मैजिक को वो छोड़ देता है और जो एरियल उसका सर्वेंट है उसको भी मुक्त कर देता है, जो कि स्पिरिट ऑफ एयर है, वो उसको भी मुक्त कर देता है। फिर इसके बाद प्रोस्पेरो शांति स्थापित करता है सबके बीच में। तो यहाँ पे ये प्ले एंड होता है और तो ये प्ले कुछ इस प्रकार से था कि सभी ने जो है प्रोस्पेरो के साथ धोखेबाजी करने की कोशिश की, उसको सब कुछ पता था लेकिन फिर भी उसने इन सभी को माफ़ कर दिया। तो ये प्ले हमें सिखाता है कि जो असली शक्ति है वो क्षमा में है, ना कि बदले में। जो रिवेंज लेने की भावना रखते हैं तो वो उसी में पूरी उम्र जल जाते हैं। तो यही मेल मिलाप और नैतिक विकास का नाटक है।